नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TSG IT चैनल पे और आप देख रहे हैं विश्व ज्ञान। दोस्तों, पाकिस्तान ने हमेशा से ही भारत को बर्बाद करने के सपने देखे हैं। कई बार भारत के ऊपर पाकिस्तान ने आक्रमण भी किया, लेकिन हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। यहाँ तक कि भारत के आंतरिक मामलों के ऊपर भी कई बार दखल देने की कोशिश करी। उदाहरण के तौर से कश्मीर को लेके पाकिस्तान ने कई सारे वैश्विक मंच के ऊपर बातचीत भी करी और कई बार पाकिस्तान को मुंह की भी खानी पड़ी। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जिस भारत को बर्बाद करने में तोला हुआ था, आज वही पाकिस्तान खुद ही बर्बादी के कगार के ऊपर आके खड़ा हुआ है। वही पाकिस्तान भारत के सामने घुटनों के ऊपर आकर भीख मांग रहा है। दोस्तों, इन्हीं दिनों पाकिस्तान से कुछ डेलीगेट भारत के अंदर आए हुए हैं और उनकी लगातार बातचीत भारत के विदेशी मंत्रालय के साथ में चल रही है, लेकिन अभी तक भारत के तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई हुई है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेकिन अगर आप हमारे चैनल के अंदर अगर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर तो बहुत सारे संकट के बादल छा चुके हैं। पाकिस्तान के ऊपर चारों तरफ से परेशानियां भी आ चुके हैं। अगर आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक तौर से चल रही है। हाल ही में ब्लूमबर्ग इस समाचार पत्रिका को इंटरव्यू देते समय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्टिंग गवर्नर मुर्तजा सैयद ने बताया कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार जो सिर्फ 7 अरब डॉलर का है, बड़ी तेजी से खत्म होते जा रहा है। अगर 3 महीने के अंदर पाकिस्तान को अतिरिक्त अरबों डॉलर का कर्ज नहीं मिलता है तो पाकिस्तान को अपने आप को दिवालिया भी घोषित करना पड़ सकता है। दोस्तों, बता दो कि हर साल पाकिस्तान को अपनी ज़रूरत की चीज़ों को आयात करने के लिए 9 से 10 अरब डॉलर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अब सिर्फ 7 अरब डॉलर का है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर ही परेशानी ख़त्म नहीं होती है पाकिस्तान की। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है और उन्हीं कर्ज़ों में से कुछ रकम पाकिस्तान को इसी साल भुगतान भी करना है, यानी कि इसी साल कर्जे को देना भी है। दोस्तों, इस 14.5 अरब डॉलर का कर्जा देना है और अगर पाकिस्तान ये कर्जा वक्त रहते नहीं दे पाया तो पाकिस्तान बैंक करप्ट भी हो सकता है, जिसकी वजह से अतिरिक्त मिलने वाला जो भी कर्ज है वो पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। अब पाकिस्तान को ये तय करना है कि विदेशी मुद्रा भंडार अपनी ज़रूरत की चीज़ों के ऊपर खर्च करे या कर्जे की रकम देने के ऊपर खर्च करे। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ही चौंकाने वाली एक और खबर आ चुकी है और वो है कि पाकिस्तान ने अपने डिफेंस बजट के अंदर 6% की वृद्धि कर दी है। दोस्तों, पहले से ही पाकिस्तान के अंदर अपने खाने और पीने के वांदे हो रहे हैं। दूसरी तरफ कर्जे की रकम भी पाकिस्तान को इसी साल देना है, लेकिन इसी वक्त पाकिस्तान ने अपना डिफेंस बजट भी 6% से वृद्धि कर दिया है। अब ये दोस्तों, ये क्यों किया है ये मैं आगे में आपको ज़रूर बताऊंगा, इसीलिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी अगर रुपए की बात की जाए तो दोस्तों, पाकिस्तानी रुपए अभी भी बहुत ही निचले स्तर के ऊपर जा चुका है। यानी कि अगर बात करें तो 200 पाकिस्तानी रुपए प्रति डॉलर हो चुका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर महंगाई दर आसमान छू रहा है। यही नहीं दोस्तों, बल्कि कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने अपने पेट्रोल और डीजल के दामों के अंदर भी 30 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि कर दी है। यानी कि अगर आम नागरिकों की बात की जाए तो दोस्तों, पाकिस्तान के आम नागरिकों को अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी खरीद पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज ही चुकी है। और दोस्तों, इसी को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के अंदर आई हुई नई सरकार इन दिनों विदेश यात्रा बड़े पैमाने के ऊपर कर रही है। शहबाज शरीफ ने भी अपना प्रधानमंत्री का पद संभालते ही उन्होंने सबसे पहले विदेश यात्रा की थी, वो है सऊदी अरब की। तब उन्होंने सऊदी अरब के सामने अपना बहुत बड़ा भीख का कटोरा रखा था और वो था 8 अरब डॉलर का, जिसे सऊदी अरब ने मंजूर भी कर लिया था। बाद में फिर पाकिस्तान ने 2 अरब डॉलर का अतिरिक्त मांग की थी, जिसे सऊदी अरब ने मंजूर कर ली थी और अपने पेट्रोल और डीजल को पूर्ति करने के लिए 2.4 अरब डॉलर की मांग की थी, उसे भी सऊदी अरब ने मंजूर कर ली थी। यानी कि पूरे मिलाकर
12.4 अरब डॉलर की पाकिस्तान ने मांग की थी सऊदी अरब के सामने, जिसे मंजूर कर ली थी। लेकिन दोस्तों सऊदी अरब ने यह सारा के सारा कर्जा पाकिस्तान को सीधे तरीके से नहीं बल्कि IMF के ज़रिए देने वाला है। दोस्तों इसी के वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर अभी तक दिए हुए कर्ज़ों में से एक भी फूटी कौड़ी पाकिस्तान को नहीं मिली हुई है। दरअसल दोस्तों IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोस्तों ये उन देशों को कर्ज देता है जिन देशों की आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक तौर से गुजर रही है या फिर जिनकी आर्थिक स्थिति है ही नहीं। उन देशों को बूस्टअप करने के लिए और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए IMF कुछ वक्त के लिए ये कर्ज देता है। लेकिन कर्ज देने से पहले उन देशों को IMF के कुछ निर्देश भी अपने देश के अंदर चलाने पड़ते हैं, यानी कि कुछ प्रोग्राम अपने देश के अंदर चलाने पड़ते हैं ताकि IMF जल्द से जल्द उन देशों से अपना कर्जा वापस ले सके। दोस्तों अगर पाकिस्तान के लिए अगर बात की जाए तो दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान कई बार IMF के दरवाजे खटखटा चुका है, लेकिन जब इमरान खान की सरकार थी तब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक तौर से गुजर रही थी और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने IMF के दरवाजे फिर से खटखटाए। तब IMF ने पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज मंजूर किया था, जिसमें से अभी तक IMF ने 3 अरब डॉलर का कर्जा दे चुका है और अभी भी 3 अरब डॉलर का कर्जा बैलेंस है, यानी कि दिया हुआ नहीं है। और ये IMF कब देगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों अगर पाकिस्तान के बारे में बात की जाए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल अभी IMF का है, यानी कि IMF ही ये तय करता है कि पूरे देश के अंदर टैक्स सिस्टम किस तरह से रहना चाहिए। यही नहीं बल्कि महंगाई दर कम या घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए, ये भी निर्णय IMF ही लेता है। हाल ही में IMF ने बिजली दरों के अंदर भी बढ़ोतरी कर दी है ताकि पाकिस्तान से जल्द अपने पैसों की वसूली कर पाए। दोस्तों और इसी की वजह से आप समझ सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज चुकी है और ये कभी भी पाकिस्तान को तबाह कर सकती है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की परेशानी अभी तक रुकी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर एक और संकट छा गया और वो है बिजली संकट। दरअसल दोस्तों कुछ ही हफ्ते पहले पूरा पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से ब्लैकआउट हो चुका था, यानी कि पूरी तरह से बिजली गुल हो चुकी थी। जब पाकिस्तान ने 300 करोड़ का भुगतान किया तब कहीं जाके पूरे पाकिस्तान के अंदर बिजली आई। अगर मैं पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों की बात करूं, यानी कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद या फिर पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची के बारे में अगर बात करूं तो दोस्तों इन सभी बड़े बड़े शहरों के अंदर भी सिर्फ 15 से 16 घंटे ही बिजली आती है, यानी कि पूरी 24 घंटे की बिजली नहीं दी जाती है। हाल ही में पाकिस्तान की सरकार ने एक और बिजली को लेकर बहुत बड़ा निर्णय लिया है और वो ये है कि 8 बजे के बाद में कोई भी कमर्शियल यानी कि कोई भी दुकान बिजली का उपयोग कर नहीं पाएगी और पूरा का पूरा बाज़ार बंद हो जाएगा। यहाँ तक कि सिर्फ 10 बजे तक ही पाकिस्तान के अंदर जितनी भी शादियाँ चल रही हैं उन शादियों को 10 बजे के पहले निपटाने के लिए कहा है ताकि वो अतिरिक्त बिजली का खर्च ना कर पाए। इन दोनों के निर्णय की वजह से आप समझ सकते हो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर किस तरह से बिजली का संकट आया हुआ है जो अभी तक गया हुआ नहीं है। अगर आने वाले वक्त में अगर यही चीज़ चलती रही तो पूरा पाकिस्तान ब्लैकआउट भी हो सकता है, यानी कि पूरे पाकिस्तान की बिजली जा सकती है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान का संकट अभी और भी ख़त्म नहीं हुआ है। दरअसल कुछ ही दिन पहले इमरान खान, यानी कि जब उन्होंने अपना प्रधानमंत्री पद उनसे जब छीना गया, यानी कि जब इमरान खान ने संसद के अंदर अपना विश्वास मत खो दिया और अपना प्रधानमंत्री पद खोना पड़ा, तब से इमरान खान ने अपने ही सेना के विरुद्ध में बहुत बड़ा बिगुल फूंक चुके हैं। यानी कि इमरान खान अपने ही देश के सेना के विरुद्ध में खड़े हो चुके हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर 60 से 70% जनता इन दिनों इमरान खान के पीछे खड़ी है और वो भी अपने ही सेना के विरुद्ध में बर्बादी के नारे यानी कि मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए, यानी कि अब पाकिस्तान अपनी ही सेना के विरुद्ध में खड़ा हो चुका है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के आह्वान करने पर लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर लोग रास्ते पर आए और उन्होंने हिंसक वृत्ति भी की, जिसके वजह से कई सारे लोगों की जानें भी गई और कई सारे सुरक्षा कर्मी भी इसके अंदर मारे गए।
यानी कि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति किस तरह से बिगड़ चुकी है और जो स्थिति अभी भी कायम है। हाल ही में एक और स्टेटमेंट दिया जो पूरे पाकिस्तान को तोड़ने वाला है। दरअसल दोस्तों, इमरान खान ने कहा कि यही अगर चीज़ चलती गई और अगर पाकिस्तान के अंदर री इलेक्शन नहीं कर तो पाकिस्तान के कई सारे टुकड़े हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के इमरान खान के ये स्टेटमेंट देने से पहले ही पाकिस्तान के अंदर आज़ादी के नारे अभी लगना शुरू भी हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान का जितना भी क्षेत्रफल लिया जाए उसमें से 40% क्षेत्रफल तो सिर्फ बलूचिस्तान का आता है, जहां पर बलूच लोग रहते हैं। दरअसल दोस्तों, इन्हीं बलूच लोगों ने अब पाकिस्तान से अलग होने का मन बना लिया है और हथियार भी उठा लिया है, जिसके अंदर कई सारे पाकिस्तानी सेना के लोग भी मारे जा चुके हैं। दरअसल दोस्तों, बलूच लोगों ने अभी अपने हाथ में हथियार उठा चुके हैं और वही अपने पाकिस्तान के विरुद्ध में खड़े हुए हो चुके हैं। यही बलूच लोगों ने सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हमले करना शुरू कर दिया है। हाल ही में कराची के अंदर एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ, यानी कि एक मानवीय बम धमाका हुआ, जिसके अंदर एक बलूच महिला जो पेशे से टीचर है, जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसने अपने आप को ही बम से उड़ा दिया और इस बम से उड़ाने से 3 चाइनीज़ नागरिक और एक पाकिस्तान की नागरिक भी इसके अंदर क्षतिग्रस्त हुए, यानी कि उनको अपनी भी जान गंवानी पड़ी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक ही हमला नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर कई सारे हमले बलूच लोग निरंतर करते जा रहे हैं और उनका सिर्फ टारगेट एक ही है और वो है चाइनीज़ नागरिक। दरअसल दोस्तों, बलूच लोगों ने कई सारे चाइनीज नागरिकों को भगा दिया है, उनको मार डाला है और इसी डर से आज चाइनीज़ वर्कर और चाइनीज़ कंपनियां जो CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर के अंदर काम कर रही थी, ये सारे के सारे लोग अभी पलायन कर चुके हैं, जिसके वजह से पाकिस्तान की एक महत्वाकांक्षी योजना यानी कि CPEC अब पूरी तरह से बंद भी हो चुका है। ये प्रोजेक्ट दोस्तों, आप बता दूं कि ये गिलगित बल्तिस्तान से शुरू होता है और ग्वादर यानी कि बलूचिस्तान के अंदर आके ये ख़त्म भी हो जाता है। दोस्तों, बता दूं कि CPEC का बहुतांश हिस्सा ये बलूचिस्तान के अंदर आता है और वही पाकिस्तान का एक बहुत मेन हिस्सा है, क्योंकि वहाँ पर ग्वादर पोर्ट आता है। दरअसल दोस्तों, ये BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएट, ये एक चाइना की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत वो कई सारे प्रोजेक्ट कर रहा है ताकि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि मिडल ईस्ट और अपने एशिया के अंदर भी अपना पूरा जंजाल फैला सके। और ये CPEC ये चाइना की महत्वाकांक्षी योजना है, ना कि पाकिस्तान की। लेकिन दोस्तों, चाइना ने पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए कि अगर ये CPEC प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर अगर ये कंप्लीट हो जाता है, तो बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तानी लोगों को नौकरी मिलेगी। यही नहीं बल्कि कई सारे विदेशी निवेशक आकर्षित होंगे और बड़े पैमाने के ऊपर निवेश पाकिस्तान के अंदर करेगी भी, जिसके वजह से यह पाकिस्तान का एक सपनों वाला प्रोजेक्ट बन चुका है। लेकिन दोस्तों, अब ये पूरी तरह से प्रोजेक्ट बंद हो चुका है, क्योंकि चाइनीज़ नागरिक अब यहाँ से पलायन कर चुके हैं। बता दूँ, अभी तक चाइना ने इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 64 अरब डॉलर का निवेश कर चुका है, जो लगभग अभी उनका डूबने के बराबर ही है, क्योंकि कई सारे बलूच लोगों ने अभी पाकिस्तान से अलग होने का पूरी तरह से मन ही बना लिया है और उन्होंने हथियार भी उठा चुके हैं और कई सारे जगह जगह पे, यानी कि पाकिस्तान के सिर्फ बलूचिस्तान के नहीं बल्कि पाकिस्तान के कई सारे इलाकों के अंदर निरंतर हमले भी करना चालू है। और इन्हीं बलूच लोगों का साथ दे रहे हैं TTP यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी इन्हीं चाइनीज़ नागरिकों को मार रहा है और कई सारे पाकिस्तानी के अंदर एक उपद्रव का माहौल भी बना चुका है, यानी कि पाकिस्तान के अंदरूनी माहौल बहुत ही ख़राब हो चुका है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ यही संकट पाकिस्तान के ऊपर आया हुआ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर अब सीमा लगत यानी कि अफ़गानिस्तान से भी बहुत बड़ा संकट पाकिस्तान के अंदर आ चुका है। दरअसल दोस्तों, जब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने कब्ज़ा किया तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा जश्न का माहौल बन चुका था। यहाँ तक कि ISI चीफ भी तालिबान के साथ मिलकर नमाज भी पढ़ा जा रहा था, उनके साथ में खाना खाया भी जा रहा था, उनके साथ कई सारी मीटिंग भी कर रही थी। यहाँ तक कि पाकिस्तानी सेना भी तालिबान के साथ मिलकर बचा हुए इलाकों के अंदर से अफ़गान सेना को निकाल भगा रही थी, यानी कि उनके ऊपर भी हमला कर रही थी ताकि तालिबान का पूरी तरह से पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर कब्ज़ा हो।
लेकिन दोस्तों सिर्फ यहाँ तक ही पाकिस्तान रुका नहीं था, बल्कि पाकिस्तान ने तालिबान को लेकर बड़े बड़े मंचों के अंदर उनको समर्थन प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी की, जैसे कि यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का भी पाकिस्तान ने उपयोग लिया था ताकि तालिबान को समर्थन मिल सके। दोस्तों बता दूं कि अभी तक तालिबान को पाकिस्तान के अलावा और किसी भी देश ने समर्थन दिया हुआ नहीं है, और इसी के वजह से आज तालिबान बहुत ही गुस्से में आ चुका है, यानी कि अब पाकिस्तान के विरुद्ध में वो खड़ा भी हो चुका है। दरअसल दोस्तों जब इमरान खान की सरकार थी तब तालिबान को और अच्छी तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए, उसी के वजह से पाकिस्तान के अंदर OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की एक बहुत बड़ी मीटिंग इस्लामाबाद के अंदर बुलाई गई, जहां पर तालिबानियों को भी वहां पर आमंत्रित किया गया। लेकिन दोस्तों जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र की बैठक असफल रही, उसी तरह से OIC की ये मीटिंग भी असफल रही, यानी कि पूरी तरह से पाकिस्तान का प्लान फेल हो चुका, जिसके वजह से तालिबान को जो थोड़ा बहुत जो वो अपनी इज्जत बचा चल रहा था, और जिस तरह से तालिबान अपने आप को दिखा रहा था कि वो बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर ले रहा है अफ़गानी लोगों के तरफ, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लेकिन दोस्तों सिर्फ यही कारण नहीं बल्कि और भी कई सारे कारण हैं जिसके वजह से आज तालिबान पाकिस्तान के विरुद्ध में खड़ा हो चुका है। दरअसल दोस्तों भारत ने 50,000 टन गेहूं की मदद करनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर भी पाकिस्तान ने अपने अड़ंगे लगाए। दरअसल दोस्तों जो भी 50,000 टन जो गेहूं जाना था वो पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान के अंदर जाना था, लेकिन पाकिस्तान ने इन चीज़ों के अंदर अड़ंगे लाना शुरू कर दिया। भारत के 1 लाख कहने के ऊपर और परमिशन मांगने के बावजूद भी पाकिस्तान ने ये 50,000 टन अफ़गानिस्तान के अंदर सहज रूप से नहीं जाने दिया, और उसके बाद में भी काफ़ी दिनों के बाद में पाकिस्तान ने फिर ये 50,000 टन गेहूं को अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ज़रिए जाने के लिए परमिशन तो दे दी, लेकिन तब तक बहुत वक्त गुजर चुका था और अभी भी 50,000 टन भारत से अफ़गानिस्तान के अंदर जाना पूरी तरह से हुआ नहीं है, यानी कि अभी ये प्रोसेस ख़त्म हुई नहीं है, जिसकी वजह से आज तालिबान पूरी तरह से पाकिस्तान के विरुद्ध में खड़ा हो चुका है। और इसी के वजह से तालिबान ने अब पाकिस्तान के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। यही नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान यानी कि तालिबान ने अभी पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों को अपना भी बताना शुरू कर दिया है, जिसमें से तालिबानी लोगों ने फाटा जो पाकिस्तान का 10% हिस्सा है, अब उसके ऊपर पूरी तरह से अफ़गान यानी कि तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। इसी के वजह से पाकिस्तानी सेना ने यानी कि जनरल बाजवा ने अपनी कुछ सेना अफ़गान सेना के तरफ बड़े मात्रा के अंदर खड़ी कर दी है, और पाकिस्तानी सेना और अफ़गानिस्तान के बीच में अब लगातार युद्ध भी चल रहा है। ये युद्ध कब तक चलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन दोस्तों जिस तालिबान को पाकिस्तान अपना दोस्त समझ रहा था, जिस तालिबान के लिए पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंचों का सहारा लिया, आज वही तालिबान आज पाकिस्तान के विरुद्ध में खड़ा हो चुका है और लगातार पाकिस्तान के अंदर में घुसता भी जा रहा है। और इसी के वजह से पाकिस्तान ने अपने डिफेंस बजट के अंदर बढ़ोतरी कर दी है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है। एक तरफ इमरान खान खड़े हो चुके हैं, दूसरी तरफ TTP और तीसरे तरफ बलूचिस्तान की सेना यानी कि बलूच लोग भी पाकिस्तान के विरुद्ध में खड़े हो चुके हैं, और सीमा लगत अभी अफ़गानिस्तान यानी कि तालिबान भी पाकिस्तान के विरोध में खड़ा हो चुका है। यानी कि पाकिस्तान के ऊपर अब चारों तरफ के बादल जो है वो छटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। संकट के बादल छा चुके हैं और परेशानियों के पहाड़ भी पाकिस्तान के ऊपर खड़े हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान लगभग बर्बादी के कगार पर खड़ा हुआ है। ना ही पाकिस्तान को कुछ अतिरिक्त कर्ज मिल रहा है, और जितने भी पाकिस्तान के दोस्त हैं उन सभी लोगों ने अपने हाथ उठा लिए हैं, और उसी के वजह से आज पाकिस्तान अपने घुटनों के ऊपर आ चुका है। और मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं ना। से आए हैं, रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की जाता। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी?
जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है, जब वो चला गया फिर क्या होगा। मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें, बाहर जो सारे बलूचिस्तान को अलहदा करने के प्लान हैं, इनके प्लान बने हुए हैं। तो इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। भारत के सामने भीख मांग रहा है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान को इन सभी संकट और इन सभी परेशानियों से बचा तो सकता है, लेकिन क्या भारत पाकिस्तान को बचाएगा या नहीं बचाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, इन चीज़ों के ऊपर आपकी क्या राय है? क्या भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या नहीं? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल के अंदर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।